हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? डियर एस्पायरेंट, जैसा कि आप जानते हैं हम आपके लिए बायोलॉजी की स्पेशल क्लास लेकर आते हैं और आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड किया है। ये वीडियोस उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो लोग EMRS, UPTGT, PGT और आने वाली वैकेंसी LT, GIC के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए ये वीडियोस बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा अब मैं आपको बता दें कि ये क्लासेस उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली हैं जो लोग B.Ed प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं 2024 के लिए। ओके, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और सभी लोग सारे क्वेश्चंस को अच्छे से और ध्यान से सॉल्व करेंगे। अगर हम बात करें EMRS एग्ज़ाम की, तो उसमें आपका एग्ज़ाम्स होने वाला है। मे बी आपको इस वीक के लास्ट तक एडमिट कार्ड देखने को मिल सकता है, इसलिए आप बहुत ही सीरियस होकर अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू बनाए रखें। UPTGT PGT एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम डेट आपको देखने को मिल सकता है लास्ट दिसंबर तक या फिर जनवरी जा सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको एक सफलता पाने के लिए, एक अच्छी सक्सेस के लिए आपको लगातार मेहनत करना है, क्योंकि आप जैसे ही ब्रेक कर लेंगे, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे तो फिर आप पीछे रह जाएंगे। आपको भी पता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको रुकना नहीं है। एग्ज़ाम तो होगा ही, एटलीस्ट सब फॉर्म फिल कराया है गवर्नमेंट ने, तो फिर आप अपनी प्रिपरेशन को लगातार जारी रखें। प्लीज़ आप अपनी प्रिपरेशन को ब्रेक ना दें, ठीक है। तो सारी क्लासेस को आप अच्छे से सॉल्व करें। यहाँ पर हमने जितने भी क्लासेस करवाई हैं, लगभग आपके EMRS, TGT, PGT बायोलॉजी में हमने 38 क्लासेस कंप्लीट कर दी है। आप इन सभी क्लासेस के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करें, जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। क्लियर? जो लोग भी B.Ed प्रवेश परीक्षा देने जा रहे हैं, वो लोग भी, जो लोग साइंस से हैं, उन लोगों को भी ये क्लासेस बहुत हेल्पफुल रहेंगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, जो भी आपके पास नॉलेज है, कॉन्सेप्ट है, उसको अप्लाई करते हुए आप अपने करेक्ट आंसर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। ये प्रैक्टिस, ये टेस्ट, ये क्वेश्चन सारे आपके लिए हैं, इसलिए आप टाइम लेकर अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन को डिकोड करें, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ें और आंसर करने की कोशिश करें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द मसल फटीग अकर्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ। हमारी मसल किस सब्सटेंस या एसिड के एक्यूमुलेशन से फटीग हो जाती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, रनिंग या फिर वाइगर एक्सरसाइज। तो वो क्या सब्सटेंस हो सकता है। हमारी मसल में CO2 का एक्यूमुलेशन होने लगता है, या फिर लैक्टिक एसिड, या क्रिएटिन फॉस्फेट का, या फिर मायोसिन एटीपेस एंजाइम। तो अगर हम बात करें मसल कॉन्ट्रैक्शन की, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में ड्यूरिंग एक्सरसाइज या वाइगर एक्टिविटीज़ के दौरान हमारी मसल्स में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है ना। ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, तो उस समय हमारी मसल्स में कौन सा एसिड डिपॉजिट होता है। चलिए एक बार हम इसको अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली अगर हम बात करें, जब हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, हम मूव करते हैं, हम रन करते हैं, कोई भी एक्टिविटीज़ करते हैं, तो हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन में ATPs, जो ATP है उसका यूज़ होता है। ATP हाइड्रोलाइज होकर एनर्जी प्रोवाइड करती है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो नॉर्मली क्या होता है, जो ATP है ये हाइड्रोलाइज एंजाइम की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करती है और एडेनोसिन डाइफॉस्फेट यानी कि ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड एनर्जी को रिलीज करती है। इस एनर्जी को हम मसल कॉन्ट्रैक्शन में यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद जैसे जैसे हमारी सेल में ATPs की कमी होने लगती है, तो क्या होता है कि मसल के पास जो क्रिएटिनिन फॉस्फेट होता है, क्रिएटिन फॉस्फेट, अब ये हाइड्रोलाइज करना स्टार्ट कर देता है। ये हाइड्रोलाइज होकर क्रिएटिनिन बनाता है,
क्रिएटिनिन बनाता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनाता है और एनर्जी को रिलीज़ करता है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है और हमारी बॉडी में एटीपी जितना था वो भी धीरे धीरे जो है ख़त्म हो रहा है। तो अब देखिए क्या होगा, अब होगा यहाँ पर एनएरोबिक रिस्पायरेशन। एनएरोबिक रिस्पायरेशन क्यों होगा, क्योंकि अब हमारी बॉडी में हमारी मसल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक रिस्पायरेशन के लिए क्या होगा, हमारे लीवर में जो ग्लाइकोजन स्टोर है ना, सभी को पता है कि जो एनिमल्स हैं, जो वर्टिब्रेट्स हैं, इनके ग्लाइकोजन में स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट क्या है, दैट इज़ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लेगा। ग्लूकोज ऑक्सीजन की एब्सेंस में है ना, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए क्या होगा, एनएरोबिक रिस्पायरेशन होगा, एनएरोबिक रिस्पायरेशन होगा और ग्लूकोज हाइड्रोलाइज होकर ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस को करके क्या बनाएगा, पायरुविक एसिड। ठीक है, पायरुविक एसिड क्या करेगा, यहाँ पर फर्मेंटेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है तो फिर यहाँ पर क्या होगा, फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा और यही पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होने लगेगा, है ना, लैक्टिक एसिड में। अब पायरुविक एसिड फर्मेंटेशन की हेल्प से यहाँ पर फर्मेंटेशन होगा और पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड बनाएगा और साथ साथ 2 ATP प्रोड्यूस करेगा, है ना। जो 2 ATP है ये हाइड्रोलाइज होकर फिर से मसल को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो हमारी मसल्स में जो ये लैक्टिक एसिड डिपॉजिट होने लगता है, इसी की वजह से हमारी मसल फटीक हो जाती हैं। क्लियर, आई होप यू आर अंडरस्टैंड। उसके बाद ये लैक्टिक एसिड के 2 फीचर होते हैं, फिर से ये लैक्टिक एसिड जो है इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये फिर से क्रिएटिनिन फास्फेट बना लेता है। जो लैक्टिक एसिड है इसका कुछ पार्ट लगभग 20% लैक्टिक एसिड क्रिएटिन फास्फेट बना लेता है, जो फिर से ब्रेक डाउन होकर हाइड्रोलाइसिस करके फिर से मसल को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है लीवर टू मसल। क्लियर, लीवर टू मसल ये साइकिल चलती रहती है। जो ये लैक्टिक एसिड है ना, अभी 20% लैक्टिक एसिड क्रिएटिन फास्फेट बनाया और हमारे पास अभी 80% लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है। ये लैक्टिक एसिड क्या करेगा, फिर से ये लैक्टिक एसिड जो है पायरुविक एसिड में चेंज होगा और पायरुविक एसिड से ग्लूकोज में और ग्लूकोज फिर से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर लीवर में स्टोर हो जाएगा। तो एक साइकिल हो गई ना, लीवर से मसल, मसल से फिर से जो लैक्टिक एसिड है ये फिर से कन्वर्ट हो जाएगा पायरुविक एसिड, ग्लूकोज, फिर ग्लाइकोजन। अच्छा, तो यहाँ पर आपने एक साइकिल देखी, आप मुझे बताइए इस साइकिल को क्या कहते हैं, इस साइकिल को क्या कहते हैं और ये स्टेप, ये प्रोसेस जो है इसको किसने एक्सप्लेन किया था फर्स्ट टाइम, बताइए। तो हम इस साइकिल को कोरी साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरी साइकिल। कोरी ने इस साइकिल को, इस प्रोसेस को डिस्कवर किया था, उन्होंने ही बताया था इस प्रोसेस को। क्लियर, तो आई होप आप अपने आंसर को फाइंड आउट कर पाए होंगे। आप बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन होने लगता है जिससे हमारी मसल फटीक हो जाती हैं, थकान महसूस करती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक एसिड। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लार्जेस्ट मसल इज, हमारी बॉडी की लार्जेस्ट मसल कौन सी है, ग्लूटियस, मैक्सिमस, स्टार्टोरियस, स्टापीडियस या फिर बाइसेप्स मसल। तो यहाँ पर आपसे लार्जेस्ट पूछा गया है, तो अगर हम बात करें स्टापीडियस की तो ये हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट मसल है ना। स्मॉलेस्ट मसल होने के साथ साथ ये स्मॉलेस्ट बोन भी है ना, हमारी बॉडी की ये स्मॉलेस्ट बोन है। और अगर हम बात करें लार्जेस्ट मसल की तो हमारे जो ग्लूटियस मैक्सिमस है ये सबसे लार्जेस्ट मसल है, जो कि हमारे बटक की मसल है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज
नॉट अकर ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान इनमें से कौन सा इवेंट नहीं होता है? लेंथ ऑफ अ ए बैंड डिक्रीज, जो ए बैंड है उसकी लेंथ डिक्रीज हो जाती है। लेंथ ऑफ आई बैंड, क्या आई बैंड की लेंथ डिक्रीज हो जाती है। लेंथ ऑफ सार्कोमियर डिक्रीज, सार्कोमियर की लेंथ डिक्रीज हो जाती है। कैल्शियम आयन इन सार्कोप्लाज्म इंक्रीज, सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आयन इंक्रीज हो जाता है। बताइए, यहाँ से अब बताएंगे कि इनमें से कौन सा इवेंट मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान नहीं होता है। तो अगर हम बात करें मायोसिन की, है ना, मायोसिन को ही हम क्या कह देते हैं? ए बैंड। और जो आपका एक्टिन है, एक्टिन फिलामेंट, इसे हम आई बैंड कहते हैं। सार्कोमियर है ना, जो कि एक्टिन मायोसिन है ना, ये मिलकर जो कॉन्ट्रैक्शन के एक यूनिट बनाते हैं, इसे हम सार्कोमियर कहते हैं। और जो सार्कोप्लाज्म है इसमें कैल्शियम आयन इंक्रीज हो जाता है। बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेंथ ऑफ ए बैंड डिक्रीज। ये नहीं होता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो मायोसिन का फिलामेंट है ना, ये मायोसिन का फिलामेंट है जो थिक फिलामेंट होता है, जिसे हम ए बैंड कहते हैं, ये शॉर्ट नहीं होता है या फिर ये डिक्रीज नहीं होता है। जबकि अगर हम बात करें मायोसिन फिलामेंट की, तो ये मायोसिन फिलामेंट शॉर्ट हो जाते हैं ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, है ना। ये हमारे एक्टिन के जो फिलामेंट हैं। सो यहाँ जो एक्टिन का फिलामेंट है ये थिन फिलामेंट होते हैं और इन्हीं फिलामेंट को हम आई बैंड कह देते हैं। आई बैंड, तो लेंथ ऑफ आई बैंड डिक्रीज होती है, सही है। लेंथ ऑफ सार्कोमियर डिक्रीज होता है, ये भी आपका सही है। कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्म में इंक्रीज हो जाता है, जिससे मसल कॉन्ट्रैक्ट कर पाती है। तो ये तीनों ही इवेंट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर लेंथ ऑफ ए बैंड डिक्रीज नहीं होती है। जो ए बैंड है या जो मायोसिन फिलामेंट है उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द नंबर ऑफ ऑक्सीपिटल कोंडाइल्स इन मैन इज। मैन में ऑक्सीपिटल कोंडाइल्स का नंबर कितना होता है? 1, 2, 3 या फिर 4? तो ऑक्सीपिटल कोंडाइल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे ब्रेन में, हमारी स्कल में, ठीक है। हमारे स्कल में इस तरीके से 2 ऑक्सीपिटल कोंडाइल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ साथ आप याद रखना, जो एम्फीबियंस हैं, एम्फीबियंस है ना, फ्रॉग की बात करें, और मैमल्स, एम्फीबियन एंड मैमल्स में जो स्कल है ये डाइकोंडाइलिक होती है, क्योंकि इसमें 2 ऑक्सीपिटल कोंडाइल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? डाइकोंडाइलिक स्कल। क्लियर। लेकिन अगर हम बात करें रेप्टाइल्स और बर्ड्स की, तो रेप्टाइल्स और बर्ड्स में केवल एक कोंडाइल प्रेजेंट होता है, केवल एक ऑक्सीपिटल कोंडाइल्स प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इन्हें मोनोकोंडाइलिक कहते हैं, मोनोकोंडाइलिक कहते हैं। तो आप याद रखेंगे रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स या फिर एबीज। क्लियर। तो बर्ड्स एंड एबीज कैसे हैं? मोनोकोंडाइलिक। अब आप बताएंगे यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 2 ऑक्सीपिटल कोंडाइल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ब्लाइंड स्पॉट इन वर्टिब्रेट आई इज द प्लेस वेयर। वर्टिब्रेट की आई में ब्लाइंड स्पॉट कहाँ प्रेजेंट होता है? देयर आर नो कोन्स, देयर आर नो रॉड्स, देयर आर नाइदर रॉड्स नॉर कोन्स, या फिर रेटिना इज एब्सेंट, या फिर रेटिना इज एब्सेंट। देखिए
सपोज करिए ये हमारी आई है, जो सबसे बाहर की तरफ लेयर होती है ना, इसे हम क्या कहते हैं, स्क्लेरा। जो सबसे बाहर की तरफ लेयर है ये हमारी स्क्लेरा है, और यही स्क्लेरा आगे आकर कॉर्निया बनाती है। क्या बनाती है? दैट इज कॉर्निया। क्लियर। एंड जो सेकेंड लेयर है इसे हम कोरॉइड कहते हैं, और यही कोरॉइड आगे आकर यहाँ पर सीलियरी मसल्स बनाती है ना, जो कि हमारे लेंस को होल्ड करके रखती है। तो ये हमारा आई लेंस हो गया। उसके बाद जो थर्ड लेयर है, ये ब्लैक आप देख पा रहे हैं, जो थर्ड लेयर है ये क्या है? दैट इज रेटिना। तो ये थर्ड लेयर हमारी रेटिना है। प्लीज़ यू आर अंडरस्टैंड, ये हमारी रेटिना है। रेटिना में ही हमारे यहाँ पर एक आप देख पा रहे हैं डिप्रेशन प्रेजेंट होता है, ये इसको हम फोविया सेंट्रालिस कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? फोविया सेंट्रालिस कहते हैं। फोविया सेंट्रालिस जो ये प्लेस है ये शार्पनेस्ट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पर ज़्यादा कोन सेल्स प्रेजेंट होती हैं, है ना, मोर कोन सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। जो हमारी रेटिना है ये कोन रॉड सेल से बनी है ना, कोन सेल, रॉड सेल्स एंड बाइपोलर न्यूरॉन है और गैंग्लियन है, इनसे बनी है हमारी रेटिना, और रेटिना पर ही हमारी इमेज बनती है। उसके बाद जो हमारी ऑप्टिक नर्व है, ये रेटिना में एक ब्लाइंड स्पॉट होता है। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, यहाँ पर एक ब्लाइंड स्पॉट है, और इसी ब्लाइंड स्पॉट से ऑप्टिक नर्व बाहर की तरफ निकलती हैं और हमारे ब्रेन के ऑक्सीपिटल लोब में जाती हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था ब्लाइंड स्पॉट किसे कहते हैं ना, तो हमारी आई का वो पार्ट, वो स्पॉट जहाँ से ऑप्टिक नर्व लीव करती हैं, जहाँ से ऑप्टिक नर्व लीव करती हैं यहाँ पर कोन सेल्स और रॉड सेल्स एब्सेंट होती हैं। ठीक है, कोन सेल्स एंड रॉड सेल्स एब्सेंट होती हैं, और यहाँ पर सब पूरा ब्लैक होता है, यानी कि यहाँ पर विजन नहीं होता है जब रॉड और कोन सेल्स एब्सेंट होती, इसीलिए हम इसको यहाँ क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। क्लियर। सो अब आप अपने आंसर को अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं। आपसे क्या पूछा गया है, देखिए, ब्लाइंड स्पॉट इन वर्टिब्रेट आई इज द प्लेस वेयर, सो करेक्ट आंसर क्या हो गया? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, देयर आर नाइदर रॉड नॉर कोन सेल्स, है ना, यहाँ पर ना ही रॉड सेल्स होती हैं और ना ही कोन सेल्स होती हैं। क्लियर। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके के कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फोविया सेंट्रालिस को हम येलो स्पॉट भी कहते हैं, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which function will be lost if occipital lobe is damaged? अगर हमारे ब्रेन का ऑक्सीपिटल लोब डैमेज हो जाए तो इनमें से कौन सा फंक्शन का लॉस हो जाएगा? हेयरिंग, स्पीच या फिर विजन? तो अभी हमने बताया जो हमारी रेटिना से ऑप्टिक नर्व लीव करती हैं, ये कहाँ जाती हैं? हमारे ब्रेन के ऑक्सीपिटल लोब में जाती हैं। ठीक है, ऑक्सीपिटल लोब में जाती हैं, और यहीं पर जो हमारा विज़न सिस्टम है, जो विज़न की प्रोसेस है, ये एनालाइज होती है, जिससे हम इमेज को देख पाते हैं या इमेज को समझ पाते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हमारा ऑक्सीपिटल लोब ही डैमेज हो जाए तो हमारा विज़न सिस्टम अफेक्टेड होगा, है ना। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्टेचियन ट्यूब इज पैसेज कनेक्टिंग द, स्टेचियन ट्यूब कहाँ प्रेजेंट होती है और ये किससे कनेक्ट होती है, ये आप बताएंगे। इनर ईयर विथ फेरिंग्स, आई विथ नोज, मिडिल ईयर विथ फेरिंग्स, या फिर मिडिल ईयर विथ आई, या मिडिल ईयर विथ आई। तो देखिए हम यहाँ पर अब ईयर का डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारी एक्स्ट्रा ऑडिटरी मीटस है ना, और ये हमारा मिडिल ईयर है। मिडिल ईयर से एक ट्यूब निकली रहती है, इस ट्यूब को हम स्टेचियन ट्यूब कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्टेचियन ट्यूब। और ये स्टेचियन ट्यूब जाकर हमारी फेरिंग्स में ओपन होती है।
ये साउंड इंटेंसिटी को मिनिमाइज करने में हेल्प करती है। ठीक है, कभी हाँ हमारे पास से बहुत तेज से साउंड आया या कोई बहुत तेज से हॉर्न वगैरह उसका साउंड प्रोड्यूस कर दिया, हॉर्न वगैरह बजा दिया, तो क्या होता है हम बहुत तेज से आ कर देते हैं, मुंह खोल देते हैं ना। तो उससे क्या होता है कि जो बहुत ज़्यादा साउंड हमारे कान में पहुंची थी, हमारे ईयर में, उसकी इंटेंसिटी को लो किया जा सके, उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। तो इसलिए यहाँ से वो एयर हमारे माउथ के द्वारा बाहर निकल जाती है वो साउंड। ठीक है, तो ये जो स्टेचियन ट्यूब है ये किससे कनेक्ट होती है? हमारी फेरिंग्स से। यहाँ पर आपका जो है इनर ईयर होता है ना, ये कॉक्लिया ऑपरेटस है, और यहाँ पर आपका वेस्टिब्यूलर ऑपरेटस होता है। जो इनर ईयर है ये हेयरिंग और बॉडी बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर? यहाँ पर टेम्पेनम होता है, स्ट्रो ऑडिटरी मिएटस और मिडिल ईयर को कौन कनेक्ट करता है? दैट इज टेम्पेनम। हमारे मिडिल ईयर में 3 ऑसिकल बोन्स प्रेजेंट होती हैं, दैट इज मेलियस, इनकस और स्टेपिस। आपसे पूछा जाता है जो मेलियस बोन है ये किससे अटैच होती है? तो ये हमारे टेम्पेनम से अटैच होती है इस तरफ, और जो स्टेपिस बोन है ये फेनेस्ट्रा रोटेंडस से अटैच होती है। ठीक है, फेनेस्ट्रा ओवेलिस से अटैच होती है, ये आपका फेनेस्ट्रा ओवेलिस है और ये आपका फेनेस्ट्रा रोटेंडस है। क्लियर? तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई। अब बताएंगे आप यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। स्टेचियन ट्यूब किससे कनेक्ट होती है? मिडिल ईयर विथ फेरिंग्स। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज अकर्स इन। सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज किस एनिमल्स के एग में होता है? रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स या फिर इंसेक्ट्स। क्लीवेज कैसी प्रोसेस है? पहले आप ये बताएंगे क्लीवेज क्या है। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान है ना, जो मारुला है ये फर्दर डिवाइड करता है, और मारुला के बाद ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, नूरुला, ये सारी स्टेजेस आती हैं। तो क्लीवेज एक कैसी प्रोसेस है? मियोटिक या फिर माइटोटिक या फिर मियोसिस? बताइए, क्लीवेज एक कैसी प्रोसेस है? माइटोटिक है या फिर मियोसिस है? ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो क्लीवेज एक माइटोटिक प्रोसेस है ना, जिसमें सेल डिवाइड करती हैं, लेकिन सेल की नंबर इंक्रीज होती हैं, लेकिन सेल का मास इंक्रीज नहीं होता है, और ना ही यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं। इसलिए क्लीवेज एक माइटोटिक डिवीज़न है। क्लीवेज 2 तरीके का होता है ना, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में क्लीवेज 2 तरीके के होता है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज एंड मीरोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक क्लीवेज में जाइगोट कंप्लीटली डिवाइड कर जाता है ना, यहाँ पर कंप्लीटली क्लीवेज होता है और यहाँ पर इनकम्प्लीट क्लीवेज होता है। इनकम्प्लीट क्लीवेज मीन्स जो जाइगोट है उसकी सारी सेल्स में क्लीवेज नहीं होगा, या तो फिर जो है पेरीफेरल में होगा या फिर सेंटर में। तो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज और होलोब्लास्टिक क्लीवेज 2 तरीके का होता है। जो होलोब्लास्टिक क्लीवेज है ये इक्वल और अनइक्वल 2 तरीके का हो सकता है। जो होलोब्लास्टिक क्लीवेज है ये इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज और अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज किस में होता है, तो अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज जो मीजोलेसिथल एग होते हैं, है ना, मीजोलेसिथल एग इसका होता है एम्फीबियंस का। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो फ्रॉग्स, है ना। तो अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज
मीजोलेसिथल एग में होता है, और मीजोलेसिथल एग किसका है, दैट इज एम्फीबियंस। इसके अलावा अगर हम बात करें इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज, तो इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज में आइसोलेसिथल, प्लीज़ आप अच्छे से नोट कर लेना, आइसोलेसिथल, माइक्रोलेसिथल और आलेसिथल, इन सभी एग्स में आइसोलेसिथल एग है ना, माइक्रोलेसिथल एग और आलेसिथल एग, इन सभी एग्स में इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। आइसोलेसिथल की बात करें तो आइसोलेसिथल एग किसका है, दैट इज मैन, है ना। तो जितने भी इनके एग्जाम्पल्स हैं आइसोलेसिथल, माइक्रोलेसिथल और एलेसिथल, इन सभी ऑर्गेनिज्म में, इन सभी एनिमल्स में इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। नाउ अब देखिए हम बात करते हैं मीरोब्लास्टिक क्लीवेज की। तो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज भी दो तरीके का होता है, डिस्क्वाइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज एंड सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। डिस्क्वाइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज ऐसे एग्स में होता है जो हाईली टीलोलेसिथल एग होते हैं, हाईली टीलोलेसिथल एग। तो हाईली टीलोलेसिथल एग किसके होते हैं, फिशेस और बर्ड्स, है ना, बर्ड्स और रेप्टाइल्स। तो मीरोब्लास्टिक जो डिस्क्वाइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज है ये हाईली टीलोलेसिथल एग में होता है, जैसे फिशेस, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। प्लीज़ आप सारी चीज़ें अच्छे से अपनी नोटबुक पर नोट कर लीजिए। इसके बाद बात करें हम सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज की, तो जहाँ पर योग बहुत ज़्यादा होता है ना, ऐसे एग जहाँ पर योग बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे एग्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रोलेसिथल कहते हैं ना। जो योग है एग में, जो एग में योग प्रेजेंट है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है और सेंटर में होता है। तो जो सेंट्रोलेसिथल एग्स होते हैं उनमें सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। और सुपरफिशियल क्यों होता है, इनमें जो है बहुत ज़्यादा एग के अंदर बहुत ज़्यादा योग प्रेजेंट होता है, इसलिए जो पेरीफेरल पर सेल्स होती हैं, है ना, जाइगोट की जो पेरीफेरल पर सेल्स होती हैं उन्हीं सेल्स में क्लीवेज हो पाता है, इसीलिए इसको सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं। तो इसमें अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो आपका इंसेक्ट्स आ जाते हैं, है ना। सेंट्रोलेसिथल एग किसका होता है, दैट इज इंसेक्ट्स। क्लियर। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, देखिए, सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज अकर्स इन, सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज कहाँ होता है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स या फिर इंसेक्ट्स। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इंसेक्ट्स। और याद रखना आपसे मैमल्स का कई बार पूछा जाता है कि मैमल्स का क्लीवेज कैसा है, तो इक्वल होलोब्लास्टिक है ना, जो अभी हमने आपको बताया एलेसिथल एग में। क्लियर। और बर्ड्स और रेप्टाइल्स की बात कर लें तो यहाँ पर आपको दैट इज डिस्क्वाइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज देखने को मिलता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्पर्म इंटर्स फ्रॉम विच पार्ट ऑफ एग, एग में, है ना, ये एग है, या फिर इसी को हम सेकेंडरी oocyte कह देते हैं, या इसी को हम ओवम कह देते हैं, या इसी को हम और क्या कहते हैं, ओवम। तो ये अनफर्टिलाइज्ड एग है जिसे हम ओवम या सेकेंडरी oocyte कहते हैं। तो इसमें जो स्पर्म आएगा वो स्पर्म एग के किस तरफ से इसको फर्टिलाइज करेगा, एनीवेयर इन अनफर्टिलाइज्ड एग फ्रॉम एनिमल पोल, या फिर फ्रॉम एनिमल पोल इन अनफर्टिलाइज्ड एग, या फिर इनफर्टिलाइज्ड एग फ्रॉम वेजिटल पोल, या फिर नन ऑफ द एबव। देखिए जनरली जो ओवम है इसमें जहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है
उस न्यूक्लियस जहाँ प्रेजेंट होता है उस पोल को हम एनिमल पोल कहते हैं। इससे क्या कहते हैं, एनिमल पोल। तो एग में या ओवम में जहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा उस पोल को हम एनिमल पोल कहते हैं, और उसके जस्ट अपोजिट वाले पोल को हम वेजिटल पोल कहते हैं, वेजिटल पोल कहते हैं। अब फर्टिलाइजेशन के दौरान जब स्पर्म आएगा तो वो उस तरफ मूव करेगा जहाँ पर एग का या oocyte का न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, है ना। वो मूव करते उस साइड पहुँचेगा, क्योंकि स्पर्म को तो अपना न्यूक्लियस डोनेट करना है ना। तो स्पर्म किस तरफ एंट्री करेगा, दैट इज़ जहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है, एग का न्यूक्लियस एनिमल पोल में प्रेजेंट है। तो इसलिए जो स्पर्म है वो फर्टिलाइजेशन करने के लिए एग के एनिमल पोल में इंटर करेगा। क्लियर। सो अब आप बताएंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना, फ्रॉम एनिमल पोल इन अनफर्टिलाइज्ड एग। सारी चीज़ें आपको अच्छे से और ध्यान से पढ़नी है क्वेश्चन में, है ना। एग भी कैसा है, अनफर्टिलाइज है, तभी तो स्पर्म आके इंटर करेगा। अगर यहाँ पर दे दिया जाता आपसे फर्टिलाइज्ड एग और बस एनिमल पोल देखते ही आप टिक कर देते तो आपका गलत हो जाता। इसलिए सारे पॉइंट्स पर आपको बहुत ध्यान देना है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। और हमने एक साथ आपको बात बताया था कि जो ह्यूमन एग है, ह्यूमन के केस में जो स्पर्म है वो होल स्पर्म, ठीक है, होल स्पर्म एग में इंटर कर जाता है। पूरा स्पर्म ही टेल वेल सहित सब कुछ, पूरा स्पर्म एग के अंदर इंटर कर जाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ फॉर सम रीजन द वासा इफ्रेंसिया इन द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम गेट ब्लॉक्ड द गैमेट्स विल नॉट ट्रांसपोर्ट फ्रॉम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें अगर, है ना, तो उसमें कुछ रीज़न है, कोई डिफ़ॉल्ट हुआ है जिसकी वजह से वासा इफ्रेंसिया ब्लॉक हो गई है ना। वासा इफ्रेंसिया ब्लॉक हो गई है तो जो स्पर्म बनेंगे, है ना, टेस्टिस में जो स्पर्म बनेंगे वो स्पर्म जिन्हें हम गैमेट्स कह रहे हैं वो कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे। प्लीज़ आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। एपिडिडाइमिस टू वासा डिफरेंस, ओवरी टू यूट्रस, वेजाइना टू यूट्रस, या फिर टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस, बताइए। देखिए अगर हम एक टेस्टिस का टीएस ले लें, है ना, तो ये एक टेस्टिस का टीएस है जिसमें टेस्टिक्यूलर लोब्स प्रेजेंट है ना, कई सारे टेस्टिक्यूलर लोब्स प्रेजेंट हैं। और टेस्टिक्यूलर लोब में ईच टेस्टिक्यूलर लोब्स में 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। यही सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, कई सारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स मिलकर रेटे टेस्टिस बनाते हैं। क्या बनाएंगे, रेटे टेस्टिस, ओके। और रेटे टेस्टिस मिलकर, है ना, रेटे टेस्टिस ज्वाइन होकर क्या बनाते हैं, वासा इफ्रेंसिया, ठीक है। यहाँ क्या बना लिया इसको, वासा इफ्रेंसिया। और इसी वासा इफ्रेंसिया जो ये है, ये क्या हो गई है, ब्लॉक्ड हो गई है। वासा इफ्रेंसिया ओपन कहाँ होती है, तो वासा इफ्रेंसिया एपिडिडाइमिस में ओपन होती है ना। वासा इफ्रेंसिया कहाँ ओपन होती है, एपिडिडाइमिस में ओपन होगी। उसके बाद एपिडिडाइमिस फिर से कहाँ ओपन होगी, ये एपिडिडाइमिस जो है, प्लीज़ ध्यान से समझने की कोशिश करना। एपिडिडाइमिस के बाद क्या आता है, दैट इज़ वासा डिफरेंसिया, है ना, वासा डिफरेंसिया। और फिर वासा डिफरेंसिया से ये स्पर्म जो है इजैकुलेटरी डक्ट, फिर इजैकुलेटरी डक्ट सेमिनल वेसिकल्स में ओपन होगी। इस तरीके से फर्दर गैमेट्स मूव करेंगे। तो यहाँ पर जो वासा इफ्रेंसिया है ये ब्लॉक हो गई है, तो अब हमारे स्पर्म एपिडिडाइमिस तक नहीं जा पाएंगे,
है ना, एपिडिडाइमिस तक नहीं जा पाएंगे। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि जो गैमेट्स हैं वो कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस, है ना। जो टेस्टिस में गैमेट्स या स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ है वो फिर एपिडिडाइमिस तक ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। क्लियर। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, स्पर्म एक्रोसोम, ये सी है। एक्रोसोम इज ड्राइव्ड फ्रॉम, स्पर्म में जो ये एक्रोसोम होता है ये किसका डेरिवेटिव है ना। ये एक्रोसोम में जो होता है तो गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम या फिर मीसोसोम। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप सभी जानते हैं जो एक्रोसोम है ये गोल्जी बॉडीज़ का ही मॉडिफिकेशन होता है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ब्रेस्ट फीडिंग सस्पेंड्स प्रेगनेंसी ड्यू टू पोस्ट प्रेगनेंसी लोअर लेवल ऑफ FSH एंड LH, है ना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। या फिर ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, पोस्ट प्रेगनेंसी हायर लेवल्स ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन विच पुट नेगेटिव चेक ऑन द एवोल्यूशन। या फिर inhibiting the release of LH by prolactin and thus countering the effect of LH on the ovarian follicles। या फिर increasing the release of inhibin by prolactin and thus countering the effects of the follicle stimulating hormone on the ovarian follicles। बताइए, जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो प्रेगनेंसी को सस्पेंड कर रही है ना। अगर ब्रेस्ट फीडिंग की प्रोसेस चल रही है तो फिर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। तो क्या रीज़न क्या है इसका, तो ब्रेस्ट फीडिंग इसे हम लैक्टेशनल एमनोरिया भी कहते हैं, है ना। लैक्टेशनल एमनोरिया भी के नाम से इसको जाना जाता है। और ब्रेस्ट फीडिंग की जो प्रोसेस है ये एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन के अंतर्गत आता है ना। क्योंकि जब तक ब्रेस्ट फीडिंग या लैक्टेशनल पीरियड चलता है तब तक आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकती हैं। तो यहाँ पर किस हार्मोन्स का रोल है, क्योंकि जो प्रोलैक्टिन है, ठीक है, जो प्रोलैक्टिन है, जब प्रोलैक्टिन ज़्यादा सिक्रीट होता है तो हाई अमाउंट ऑफ प्रोलैक्टिन इनहिबिट करता है, सप्रेस करता है FSH को, है ना, FSH एंड LH को। जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है इन्हीं को हम क्या कहते हैं, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन भी कहते हैं। तो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो कि ओव्यूलेशन को प्रमोट करते हैं। मेन ओव्यूलेटरी हार्मोन भी हमारा क्या है, दैट इज़ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो अगर ये सप्रेस हो जाएंगे तो फिर ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगा, जिससे कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। तो अगर लैक्टेशनल पीरियड चल रहा है तो वहाँ पर प्रोलैक्टिन हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के फंक्शन को सप्रेस कर देगा। क्लियर। सो यहाँ पर आप बताएंगे आप ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इनहिबिटिंग द रिलीज ऑफ LH बाय प्रोलैक्टिन एंड दस काउंटरिंग द इफेक्ट्स ऑफ LH ऑन द ओवेरियन फॉलिकल्स, है ना। ये ओवेरियन फॉलिकल्स पर अपना काउंटरिंग इफेक्ट डालेगा, यानी कि ओव्यूलेशन नहीं करा पाएगा। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इन सैट क्रोमोसोम सैट सैटेलाइट इज टर्मिनल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। सैट जिसे हम सैटेलाइट भी कहते हैं ना, क्रोमोसोम टर्मिनल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम बियॉन्ड सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन इट कॉन्टेंस DNA, RNA, रिपीटेड DNA या फिर नन ऑफ दिस। देखिए क्रोमोसोम में दो कॉन्स्ट्रक्शन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सभी क्रोमोसोम में दो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्रोमोसोम जिनमें सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन प्रेजेंट होता है उन्हें हम सैटेलाइट क्रोमोसोम कहते हैं। देखिए ये क्रोमोसोम है, सिंपल क्रोमोसोम एक है ना, जो इसमें ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन है,
प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, तो इसी को हम सेंट्रोमियर कह देते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। और ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ठीक है, एक ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, और ये यहाँ पर इसी का कुछ पोर्शन होता है डीएन। तो ये क्रोमोसोम का जो ये पोर्शन है, इसी को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, जिसे हम सैट कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, सैट। तो सैट में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर डीएनए प्रेजेंट होता है ना, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, बहुत ज़्यादा डीएनए प्रेजेंट होता है, इसे हम रिपीटेटिव डीएनए कह सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी क्रोमोसोम में जो है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन प्रेजेंट हो या सब क्रोमोसोम सैटेलाइट क्रोमोसोम हो, ठीक है। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, रिपीटेटिव डीएनए प्रेजेंट होता है। आप बताना ह्यूमन में सैटेलाइट क्रोमोसोम कितने प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से नंबर के। तो ह्यूमन में सैटेलाइट क्रोमोसोम की बात करें तो 13, 14, 15, 21 एंड 22, इस नंबर के जो क्रोमोसोम्स हैं ये सैटेलाइट क्रोमोसोम होते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोसोम्स विथ जीन्स A B C D E F G बिकमिंग A B E D, और ये आपका C होना चाहिए, C F G। एक क्रोमोसोम का जीन्स है ना, जीन जो है वो क्या है, A B C D E F G है, और उसमें क्या होता है कि उसका जीन सीक्वेंस जो है वो ABEDCFG हो जाता है। डिलीशन होता है, इन्वर्सन, डुप्लीकेशन होता है या फिर ट्रांसलोकेशन, बताइए। तो आपके पास ये क्रोमोसोम है जिसका जीन सीक्वेंस है ABCDEFG, लेकिन ये क्रोमोसोम क्या हुआ, इसमें 180 डिग्री का रोटेशन हुआ और ये सीक्वेंस चेंज हो गया है ना, इन्वर्ज हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, इन्वर्जन हुआ, और जो नया सीक्वेंस आया वो क्या हुआ, ABCD, ठीक है, ई है आपका ये EDCFG है ना। तो यहाँ से ये क्या हो गया, इन्वर्ज हो गया। तो इससे हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन कहते हैं। इन्वर्जन भी दो तरीके का होता है, पेरीसेंट्रिक और पैरासेंट्रिक, ठीक है। इन्वर्जन भी दो तरीके का होता है, पेरीसेंट्रिक एंड पैरासेंट्रिक। पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन में सेंट्रोमियर भी इन्वॉल्व होता है ना, यानी कि यहाँ से होगा और इसमें सेंट्रोमियर भी इन्वॉल्व करेगा। लेकिन पैरासेंट्रिक में क्या होता है, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन में जो ये सेंट्रोमियर है ये इन्वॉल्व नहीं होगा, यानी कि केवल यहाँ के जो ABCD हैं इतने ही जीन में चेंजेस होगा, इसमें जो सेंट्रोमियर है ये इन्वॉल्व नहीं होगा, तो हम इसे पैरासेंट्रिक कहेंगे। क्लियर। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, इन्वर्जन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू चारगाफ्स रूल। चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या करेक्ट है। तो आप सभी को चारगाफ रूल याद होगा, A+C = G+T, या फिर A+T = G+C, या फिर C = G, T = A, या फिर ऑल ऑफ द करेक्ट। तो आप एक बार देखेंगे चारगाफ ने कौन कौन से रूल दिए थे। चारगाफ रूल क्या था, तो चारगाफ ने ये 3 रूल दिए थे। देखिए क्या दिया था, प्यूरिन जो है वो पायरिमिडीन के इक्वल होना चाहिए, है ना। किसी भी जेनेटिक मटेरियल में DNA हो या RNA, वैसे मोस्टली इनका रूल केवल DNA पे फॉलो करता है, ये RNA पे फॉलो नहीं करता है, क्योंकि इन्होंने RNA से रिलेटेड नहीं दिया था, ठीक है। तो जो बेस पेयर्स हैं उनके अमाउंट की बात की थी, तो प्यूरिन जो है पायरिमिडीन के इक्वल होना चाहिए, यानी कि एडेनिन प्लस ग्वाइनिन किसके इक्वल होना चाहिए, साइटोसिन और थाइमिन के। प्यूरिन क्या है, जो प्यूरिन है जिसमें आपका एडेनिन और ग्वाइसिन आ जाता है ना,
और पायरिमिडीन के अंतर्गत साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल पिरामिड आते हैं। लेकिन इन्होंने जो रूल दिया था, इनका रूल डीएनए पर अप्लाई होता था, इसलिए इन्होंने बताया कि प्यूरिन है वो पायरिमिडीन के इक्वल होना चाहिए। इसके अलावा बताया इन्होंने जो प्यूरिन है, प्यूरिन डिवाइडेड बाय पायरिमिडीन इक्वल टू 1 होना चाहिए, या फिर एडनिन का जो परसेंटेज है वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री जो बेस पेयर है थायमिन उसके इक्वल होना चाहिए, है ना। परसेंटेज ऑफ एडनिन इक्वल टू थायमिन, या फिर परसेंटेज ऑफ ग्वाइनिन इक्वल टू परसेंटेज ऑफ साइटोसिन। एंड उसके बाद क्या बताया कि जो एडनिन और थायमिन है, एडनिन और थायमिन डिवाइडेड बाई ग्वाइनिन प्लस साइटोसिन, इसका ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, ये इन्होंने अपने रूल दिए थे। अब इसके अकॉर्डिंग आप बताएंगे यहाँ पर करेक्ट क्या है। देखिए a प्लस सी इक्वल टू जी प्लस टी, नहीं ये तो गलत है। a प्लस टी इक्वल टू जी सी, ये भी आपका गलत है। c इक्वल टू जी, है ना। जो साइटोसिन का परसेंटेज है वो ग्वाइनिन के इक्वल होना चाहिए, एंड जो थायमिन का अमाउंट है, जो थायमिन का परसेंटेज है वो एडेनिन के इक्वल होना चाहिए। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अगर डीएनए कंटेंट जीसी रिच है तो वो डीएनए कैसा होगा, प्रोकैरियोटिक होगा, क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है उसमें जीसी अमाउंट ज़्यादा होता है। और अगर डीएनए 80 रिच है तो वो डीएनए कैसा होगा, यूकैरियोटिक सेल का होगा। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे।